हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में जुडिशियल या लॉ रिलेटेड एग्जाम्स जैसे AIBE, PCSJ, APO इत्यादि की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए IPC और CRPC संबंधी एक क्विज टेस्ट लेकर के आए हैं। इस क्विज टेस्ट में सभी लॉ एग्जाम्स के लिए यूजफुल 20 क्वेश्चंस होंगे जिनके आंसर्स भी आपको बताएंगे। इस क्विज टेस्ट द्वारा आप अपने लीगल नॉलेज को भी बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसी यूजफुल वीडियोज को पाने के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में सबसे पहले हम CRPC के बारे में बताएंगे 10 क्वेश्चंस और उसके बाद आपको IPC से रिलेटेड 10 क्वेश्चंस बताएंगे। तो देखते हैं CRPC के सबसे पहले क्वेश्चंस को। तो सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अग्रिम जमानत मंजूर करने का क्षेत्राधिकार निहित है। तो दोस्तों, इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आपको 5 सेकेंड का हम समय देंगे कि आप आंसर को डिसाइड कर लें, उसके बाद हम आंसर को बताएंगे। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है। तो दोस्तों, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 438 में किसी अजमानती अपराध के लिए गिरफ्तार किए जाने की आशंका वाले किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी से बचने के लिए न्यायालय से अग्रिम जमानत, जिसे आप एंटीसिपेटरी बेल भी बोलते हैं, लेने का प्रावधान किया गया है। अग्रिम जमानत मंजूर करने का जो क्षेत्राधिकार है उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय को है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर डी है, बी तथा सी दोनों, तो राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा वाद अग्रिम जमानत से संबंधित है। तो 4 ऑप्शन है, डिसाइड करें। तो दोस्तों, जोगिंदर उर्फ जिंदी बनाम हरियाणा राज्य AIR 2008 सुप्रीम कोर्ट वाद अग्रिम जमानत से संबंधित है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर डी है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के अंतर्गत जमानत निरस्त करने का क्षेत्राधिकार निहित है। तो 4 ऑप्शन है, आंसर डिसाइड करें आप। तो दोस्तों, धारा 439 की धारा उपधारा जो है 2 के अनुसार उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे इस अध्याय के अधीन जमानत पर छोड़ा जा चुका है गिरफ्तार करने का निर्देश दे सकता है और उसे अभिरक्षा के लिए भी सुपुर्द कर सकता है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर डी है केवल ए एवं बी में, तो ये राइट आंसर होगा। तो ए और बी क्या है इसमें, सत्र न्यायालय में और उच्च न्यायालय में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्न किस धारा में वे अनियमितताएं जो विचारण को दूषित करती हैं बताई गई हैं। तो यहाँ विचारण का मतलब होता है ट्रायल। तो 4 ऑप्शन है, आंसर डिसाइड करें। तो दोस्तों, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 461 के खंड का से फा तक में अनियमितताएं वर्णित हैं जो विचारण या ट्रायल कार्यवाही को दूषित या शून्य करती हैं। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो कहता है मानहानि के अपराध संज्ञान हेतु धारा 468 दंड प्रक्रिया संहिता में समय सीमा क्या है। तो 4 ऑप्शन है, आंसर डिसाइड करें। तो दोस्तों, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 468 में जो समय सीमा निर्धारित की गई है वो 3 वर्ष की है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत 3 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय अपराध का संज्ञान लेने के लिए मर्यादा अवधि है। तो 4 ऑप्शन है, आंसर डिसाइड करें।
तो दोस्तों दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 468 की उपधारा 2 परिसीमा काल का प्रावधान करती है। तो धारा 468 की उपधारा 2 के अनुसार जो परिसीमा काल है सबसे पहले 6 माह का होगा यदि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय है। दूसरा 1 वर्ष का होगा यदि अपराध 1 वर्ष से अनधिक अवधि के कारावास से दंडनीय है। और तीसरा जो है 3 वर्ष का होगा यदि अपराध 1 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से अनधिक अवधि के कारावास से दंडनीय है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत कोई भी न्यायालय किसी अपराध का परिसीमा काल के अवसान के बाद संज्ञान ले सकता है। तो 4 ऑप्शन है, आंसर डिसाइड करें। तो दोस्तों दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 473 कुछ दशाओं में परिसीमा काल का निस्तारण के विषय में उपबंध करती है। तो जो कंडीशंस होती हैं उनके अकॉर्डिंग ये उपबंध करती है। तो इसके आधार पे हम कह सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर सी है आपका धारा 473 ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्न धाराओं में से किस धारा में कहा गया है कि कोई भी न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट ऐसे मामले का जिसमें वह स्वयं हितबद्ध है विचारण नहीं करेगा। तो किस धारा के अंतर्गत है? तो 4 ऑप्शन है, आंसर डिसाइड करें। तो दोस्तों दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 479 के अनुसार ये बात कही गई है कि कोई भी न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट ऐसे मामले का जिसमें वह स्वयं हितबद्ध है, मतलब उसमें स्वयं का फायदा कुछ जुड़ा हुआ है, विचारण नहीं करेगा। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है। तो 4 ऑप्शन है, आंसर डिसाइड करें। तो दोस्तों दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 482 में उच्च न्यायालय द्वारा अंतर्निहित शक्तियों के प्रयोग का प्रावधान दिया गया है। उच्च न्यायालय इनहेरेंट पावर का प्रयोग दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन किसी आदेश को प्रभावी करने के लिए या किसी न्यायालय की कार्यवाही का दुरुपयोग समाप्त करने या किसी अन्य प्रकार से न्याय के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कर सकता है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर ए है धारा 482 ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है दीना बनाम भारत संघ का वाद संबंधित है। तो 4 ऑप्शन है, आंसर डिसाइड करें। तो दोस्तों दीना बनाम भारत संघ 1983 सुप्रीम कोर्ट के 645 का वाद फांसी के द्वारा मृत्युदंड देने से संबंधित है। उच्चतम न्यायालय ने इस वाद में निर्धारित किया कि फांसी लगाकर मृत्युदंड का निष्पादन संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन नहीं करेगा। यह पद्धति अत्यंत कम कष्ट वाली और सुविधाजनक है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर होगा। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे आईपीसी अर्थात भारतीय दंड संहिता के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो यहाँ आपसे पूछे जाने वाले हैं। जैसे आपसे हमने सीआरपीसी में पूछे थे वैसे हम यहाँ भी आपसे पूछेंगे और यहाँ पर भी आपको आंसर्स देना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 ने में संशोधन किया है। किस चीज़ में संशोधन किया गया? 4 ऑप्शन है आपके सामने, आप आंसर डिसाइड करें।
तो दोस्तों, भारतीय दंड संहिता की धारा 463, 466 व 477 का में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 द्वारा संशोधन किया गया है। जो आपकी धारा 463 है वो कूट रचना से संबंधित है, और जो धारा 466 है न्यायालय के अभिलेख की या लोक रजिस्टर आदि की कूट रचना करना, और धारा जो आपकी 477 का है लेखा के मिथ्याकरण से संबंधित है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर सी है, भारतीय दंड संहिता की धारा 463, 466 एवं 477 का में राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है भारत के उच्चतम न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 497 जार कर्म की संवैधानिक मान्यता को घोषित किया है। तो 4 ऑप्शन है, आंसर डिसाइड करें। तो दोस्तों, श्रीमती सौमित्री विष्णु बनाम भारत संघ के वाद में उच्चतम न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 497 जो जार कर्म के लिए होती है को संवैधानिक घोषित किया था। तो इसका आधार पर हम कह सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर ए है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 498 का, या इसे ए के भी बोलते हैं, तो 498 ए प्रवृत्त हुई। कब से प्रवृत्त हुई थी? 4 ऑप्शन है, आंसर डिसाइड करें। तो दोस्तों, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 498 का 25 दिसंबर 1983 से प्रवृत्त हुई, अर्थात लागू हुई। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि उसका ऑप्शन नंबर ए है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है भारतीय दंड संहिता की धारा 498 का को क्यों अधिनियमित किया गया है, यानी इसका उद्देश्य क्या था? तो राइट आंसर डिसाइड करें 4 ऑप्शंस में। तो दोस्तों, यह धारा वर्ष 1983 के संशोधन अधिनियम द्वारा स्त्रियों के दहेज मृत्यु संबंधी अपराधों को रोकने तथा उनसे निपटने हेतु बनाई गई थी। यह धारा का मुख्य उद्देश्य जो है किसी महिला को उसके पति या पति के संबंधियों द्वारा दहेज हेतु प्रताड़ित किए जाने से सुरक्षा प्रदान करना है। इस प्रकार किसी महिला को प्रताड़ित किया जाना क्रूरता कहा जाएगा, जो इस धारा के अंतर्गत एक दंडनीय अपराध होगा। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहता है मानहानि आईपीसी की किस धारा में दंडनीय है? 4 ऑप्शन है, आंसर डिसाइड करें। तो दोस्तों, भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के अनुसार जो कोई किसी अन्य व्यक्ति की मानहानि करेगा वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। मानहानि धारा 499 में परिभाषित है, यानी मानहानि जो आपकी है 499 में परिभाषित है, और उसकी जो सजा है वो धारा 500 के अनुसार मिलेगी। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बा की जेब में हाथ डालकर उसकी जेब काटने का प्रयास करता है, परंतु बा की जेब में कुछ भी नहीं है और इसलिए आ अपने प्रयास में असफल रहता है, तब क्या आ तो किस प्रकार का अपराध किया है या नहीं किया है या क्या है, इसको आप 4 ऑप्शंस में से डिसाइड करें इस न्यूमेरिकल को। तो दोस्तों, धारा 511 के अनुसार आ चोरी करने के प्रयत्न में अपराध का दोषी माना जाएगा, क्योंकि उसका असफल होना
उसके अपने द्वारा किए किसी कार्य या लोभ पर आधारित नहीं है, बल्कि ऐसे कारण के हस्तक्षेप से हुआ है जो उसकी इच्छा से अलग है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर बी है, चोरी कारित करने के प्रयास का दोषी है, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक महिला बा को गर्भपात कारित करने के आशय से एक विषैली दवा देता है। यह पाया जाता है कि महिला बा गर्भवती नहीं थी। यहाँ पे क्या ऑप्शन सही होगा, डिसाइड करें इस न्यूमेरिकल में। तो दोस्तों ये जो समस्या है, इस समस्या में भारतीय दंड संहिता की धारा 511 के अधीन गर्भपात करने के प्रयत्न का दोषी माना जाएगा। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर बी है, प्रयत्न का दोषी है, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अपूर्ण अपराध है। तो 4 ऑप्शन है, आंसर डिसाइड करें। तो दोस्तों आपराधिक प्रयत्न, षड्यंत्र तथा दुष्प्रेरण अपूर्ण अपराध हैं। यहाँ अपूर्ण अपराध से तात्पर्य अपराध किए जाने से है। और धारा 268 लोक उपताप को, धारा 141 विधि विरुद्ध जमाव को तथा धारा 146 बलवा को परिभाषित करती है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर बी है, आपराधिक प्रयत्न, ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कह रहा है ने बीए की जाली अंक पत्र के आधार पर एलएलबी की परीक्षा में बैठने के लिए आवेदन किया, किंतु परीक्षा आरंभ होने से पूर्व ही जाली अंक पत्र पकड़ लिया गया। तो किस प्रकार का दोषी होगा, डिसाइड करें आप। तो दोस्तों इस न्यूमेरिकल में जो है, भारतीय दंड संहिता की धारा 511 के अधीन छल के प्रयत्न का दोषी है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ने डाक द्वारा एक पैकेट में राजद्रोही प्रकाशन सामग्री एक पत्र के साथ भेजी, जिसमें प्रेषिती से उस सामग्री को और लोगों में वितरित करने का अनुरोध किया गया था। उस पैकेट को रास्ते में ही पकड़ लिया गया और वह प्रेषिती तक कभी नहीं पहुंचा। तो में किस प्रकार का अपराध कारित किया है, आंसर पर विचार करें। तो दोस्तों इस समस्या में या जो आपकी प्रॉब्लम है, इसमें जो है राजद्रोह कारित करने के प्रयत्न का दोषी माना जाएगा। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर डी है वो राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का कलेक्शंस दिया है, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।